सो नेक्स्ट एग्जांपल में वो कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवन्थ ईयर। ठीक है, कोई टीवी मैन्युफैक्चर करता है, उसने 600 टीवी बनाए हैं थर्ड ईयर में। उसने यहाँ कुछ नहीं बताया फर्स्ट ईयर में कितने बनाए, सेकंड ईयर में कितने बनाए, सीधा ही थर्ड ईयर से बात कर रहा है। थर्ड ईयर में बता रहा है, और एंड 700 बनाए उसने सेवन्थ ईयर में। ठीक है, थर्ड और सेवन्थ ईयर में ही बनाए हैं टीवी, बीच में भी बनाए होंगे लेकिन नंबर नहीं दिया उसका। assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find this। तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली मतलब जैसे कि जो नंबर्स हैं, जैसे मान लो ये 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज है वो हर बार टू ही हो रहा है ना। जो इंक्रीज है वो टू ही हो रहा है, या कह लेंगे कॉमन डिफरेंस भी टू ही है इस केस में, है ना। तो यूनिफॉर्मली का मतलब ये होता है कि हर बार जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम हो रहा है। ठीक है, तो या मैं ऐसे बोल लूं कि हर बार इंक्रीज सेम जो हो रहा है वो सेम हो रहा है, या मैं ये बोल लूं कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। बात तो एक ही है ना। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर से इंक्रीज हो रहा है। इस केस में जो नंबर्स हैं वो दो दो इंक्रीज हो रहे हैं, दो दो ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो के बाद तीन आया, फिर छह हो गया, फिर 11 हो गया। ठीक है, कभी तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, कभी ज्यादा इंक्रीज हो गया, कभी और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो केस है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो हमें एक हिंट दे रहा है कि ये एपी का ही केस है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है बाय। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी स्टेटमेंट है, उसका जो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो तभी, क्योंकि वहां तो पता लगेगा नहीं पेपर में कि कौन से चैप्टर से आया ये क्वेश्चन, है ना। यहाँ तो तुम्हें पता है कि तुम एपी का चैप्टर कर रहे हो, तो फटाफट एपी के फॉर्म में लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है ना, तो वहां जाके थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस केस में एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हर चीज का मतलब पता होना चाहिए वर्ड का, कि यूनिफॉर्मली का यहाँ क्या मीनिंग है। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन तो ढंग से हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, खाली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो उसी के सिमिलर कोई क्वेश्चन बना देंगे तो हम कहेंगे जी हम तो किया नहीं था जी, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो इसलिए क्वेश्चन को, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ा करो, खासकर जो तुम्हारी सीबीएसई की जो बुक है, एनसीईआरटी। ठीक है, बेस तो उसी से बनना है। तो अब जो गिवन है और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितनी प्रोडक्शन हुई। अभी हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि गिवन क्या है। गिवन या फाइंड क्या करना है। ठीक है, पहले फाइंड देख लेते हैं। वो कहता है कि फाइंड करो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में कितनी प्रोडक्शन हुई। तो वो हो गया फर्स्ट टर्म निकालना है बेसिकली, है ना। यहाँ पे उसने दी हुआ है, ये थर्ड टर्म दी हुई है, थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाए हैं। उसके बाद सेवन्थ ईयर में, यानी कि सेवन्थ टर्म जो है वो 700 है। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितनी हुई, कितने टीवी बनाए पहले साल में, तो वो हो गया फर्स्ट टर्म A1। फिर प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, दसवें साल में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो टेंथ टर्म निकालनी है। ठीक है, फिर टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स। अब इसका मतलब डिफरेंट है, ये A7 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसका मतलब है कि जैसे मान लो फर्स्ट, पहले साल इतनी प्रोडक्शन हुई, दूसरे साल A2 हुई, अप टू करते करते सेवन्थ ईयर में इतनी प्रोडक्शन हुई, तो इनका सम निकालना है। ठीक है, पहले साल में इतनी प्रोडक्शन, दूसरे में इतनी, सबका सम निकाल के टोटल प्रोडक्शन 7 सालों में, फर्स्ट 7 ईयर्स में कितनी हुई। ठीक है, तो ये S7 निकालना है, A7 नहीं निकालना। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा क्वेश्चन तुम्हें। मैंने क्या किया, जो उसने दिया है ना कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स बनाए, टीवी सेट्स बनाए, तो वो मैंने लिख दिया थर्ड टर्म 600 होगी। फिर जो सेवन्थ ईयर में कितने सेट्स बनाए, 700, तो यानी सेवन्थ टर्म जो होगी वो 700 होगी, ये गिवन है। और एक मैंने ये जनरल टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, जो कि अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं, अब मुझे n की वैल्यू 3 लेनी है। तो n की वैल्यू 3 कितनी आ जाएगी, तो a मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू 3, d भी नहीं पता, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई, a + 3 - 1d, वो मैंने यहाँ लिख दी।
ठीक है, A+3 - 1D, 600 सेम का सेम आ गया। ठीक है, उसी तरह से अ, जब मुझे सेवन्थ टर्म निकालनी है तो मैं यहीं पे सेवन्थ n की जगह 7 डाल दूंगा, और यहाँ पे भी n की जगह 7 डाल दूंगा। तो सेवन्थ टर्म क्या आ जाएगी, A+7 - 1D, वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, 700 सेम आ गया। बेसिकली ए और डी की दो इक्वेशन आ जाएंगी ना, तो वहां से ए और डी आ जाएगा। तो ए और डी आ जाएगा तो फिर हम ये सब निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म और टेंथ टर्म, इसी फॉर्मूले में डाल के सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, यहाँ पे ए बन गया 2D इज इक्वल टू 600, और ये दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, A+6D इज इक्वल टू 700। तो अब इनको क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो ये आ गया A+2D इज इक्वल टू 600, और दूसरी इक्वेशन है A+6D इज इक्वल टू 700। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, और लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, सो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो दूसरे वाले के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जो ए और ए तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, -4D इज इक्वल टू -100 बचा, और यहाँ से d माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो ये कितना आ गया, 25। d की वैल्यू आ गई 25। और फिर से मैं ये जो सेकंड इक्वेशन है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A+2D इज इक्वल टू 600 ऊपर लिखी हुई है। सो यहाँ पे मैं d की वैल्यू डाल देता हूँ। d कितना है, 25। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 -50। तो ये कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 550। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू आ गई 550, ए आ गया, डी आ गया। फर्स्ट टर्म निकालनी थी, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ ही गया हमारे पास। ठीक है ना, क्या क्या निकालना था हमें, ये एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी थी, फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल दी 550। अब हमें टेंथ टर्म निकालनी है, तो टेंथ टर्म यानी ए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है ही है, डी भी है हमारे पास, और एन की वैल्यू 10 डाल देंगे, तो यहाँ भी 10 डाल देंगे तो टेंथ टर्म आ जाएगी। और उसके बाद S7 भी निकालना, सम ऑफ 7 टर्म्स। और ये भी लिख देना, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर इज 550। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये लिख देना। सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्योंकि टेंथ ईयर में भी हमें निकालना है कि कितने टीवी सेट्स उसने प्रोड्यूस किए हैं कंपनी ने, सो मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू में 10 डाल देता हूँ। और ए और डी हमने कितने निकाले थे, डी तो ये रहा 25, ए था 550, है ना, तो ये पुट कर देते हैं। ए है हमारा 550 और डी है हमारा 25। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 550 प्लस ये हो गया 9, 10 - 1 कर दिया, 9, 9 × 25, तो ये आ जाएगा 550 प्लस, तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, 25 × 9 हो गया 225, और ऐड करेंगे तो आएगा 7, 7 और ये 5। तो यानी कि जो हमारे पास टेंथ टर्म आ गई वो आ गई 770। सो मैंने लिख दिया देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन टेंथ ईयर इज 775। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट में निकालना था कि भाई जो 7 सालों में, 7 इयर्स में कितनी प्रोडक्शन हुई, टोटल टीवी सेट्स निकाल लो। तो यानी कि एन की जगह 7 डाल देंगे, तो एन की जगह आ गया 7। और क्योंकि लास्ट टर्म तो है नहीं हमारे पास इस केस में, सो इसलिए हम फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2A+n - 1D वाला। सो ए की वैल्यू है हमारे पास 550, और एन यहाँ पे 7 है इस केस में, और डी की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, तो यहाँ से
0 5 to the 10, 5 to 10, 11, 1100 हो गया, प्लस ये कितना बचा, 6 into 25, ठीक है ना। अब ये तो सेम आ गया, 25 into 4 होता है 100, तो 100 में 25 25 और ऐड कर दो 50, वो कितना बन गया, 150, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 7/2 into 150 ऐड करना है, ये आ गया 1250, ठीक है ना। की कटिंग कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो कटिंग करके आएगा 625, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4375, ठीक है। मैं लिख दिया, सो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट 7 ईयर इज 4375। तो 7 सालों में इतने टीवी सेट्स बना दिए इस कंपनी ने, 4375, दैट्स इट।